हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका आज हम लोग सेक्शन 1 से 5 तक कवर करने वाले हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, जिसके अंदर सेक्शन 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात कर रहा है आपकी डेफिनेशन क्लॉज की, और सेक्शन 5 जो आपका बात कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी पार्टनरशिप के अराइज होने की बात को, कि मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप आपने अराइज करनी है तो वहाँ पे किन चीज़ों को देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट को या फिर स्टेटस को। वो चीज़ हम लोग सेक्शन 5 के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट के साथ। सेक्शन 1 आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए, जिसके अंदर आपका सेक्शन 1 है जो आपका बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की, जो हम लोग पहले ही इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर इसको हम लोग चेक कर चुके हैं। फर्स्ट आपका बोलता है द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट को किस नाम से पुकारा जाएगा वो आपका बोलता है शॉर्टली, उसको हम लोग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। सेकंड क्लॉज आपका बात करता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द J&K। अब J&K को ओमिट कर दिया गया है तो ये आपका एक्ट होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। थर्ड क्लॉज बोलता है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। अब आपका पूरा एक्ट आपका 1 अक्टूबर 1932 को आ गया था, लेकिन सेक्शन आपका एक 69 था जो कि आपका आया ठीक 1 साल के बाद 1 अक्टूबर 1932 को। अब वो 1 साल का टाइम पीरियड क्यों दिया गया, बोलते हैं कि इस एक्ट के आने से पहले जो भी फर्म्स, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो एग्जिस्टेंस में थी, उनको रजिस्टर करवाने के लिए 1 साल का टाइम दिया गया। इनकेस अगर वो उस साल में भी अगर वो अपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं करवा पाती तो उनका क्या इफेक्ट्स होंगे वो सेक्शन 69 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो इस एक्ट का ऑपरेशन है वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो ये एक्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनली इसका एप्लीकेबिलिटी कब से है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, जो कि आपका 1872 का है, वहीं से। अब इसके अंदर सेक्शन है जिसके अंदर मेंशन के रखी हैं आपकी चीज़ें डेफिनेशन क्लोज, जिसके अंदर आपके 5 क्लोज हैं ABCDE, जिसके अंदर फर्स्ट आपका क्लोज बात कर रहा है एक्ट ऑफ द फर्म। अब ये एक्ट क्या है, कुछ भी कर देना। अब एक्ट और फर्म कुछ भी है, एक्ट ऑफ द फर्म के अंदर क्या चीज़ कि मतलब कुछ भी किसी भी फर्म के किसी भी पार्टनर ने या फिर उनके एजेंट ने कुछ भी काम कर देना ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म या फिर फॉर द फर्म। वो एक्ट अगर इंडिविजुअली किसी पर्सन ने कर दिया एज ए पार्टनर ऑफ दैट फर्म तो भी उस केस में क्या होगा, उस पार्टनरशिप फर्म की ही लायबिलिटी रहेगी। सेक्शन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है एन एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। सेक्शन आपका 33 इंडियन पेनल कोड में बोलता है कि कुछ भी कर देना एक्ट है, और जहाँ पे आपकी इम्पोजिशन लगा रखी है कि आपको ये काम नहीं करना, फिर भी आप कुछ करोगे वो एक्ट में आओगे। जहाँ पे आपके ऊपर कुछ लायबिलिटी है कि आपको ये कुछ करनी है लेकिन स्टिल आप उसको ओमिट कर रहे हो, वो चीज़ आपका ओमिशन में आ रहा है। कि मतलब जहाँ पे इम्पोजिशन थी, लायबिलिटी थी कि आपको कुछ काम करने थे लेकिन स्टिल वहाँ पे आप वो काम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो ओमिशन में आ रहा है सेक्शन 33 IPC में। अब बोलता है एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स। अब बोलता है कि कोई भी पार्टनर, जितने पार्टनर उसके हैं उनके द्वारा सबने कलेक्टिवली कुछ काम कर दिया, वहाँ पे एक्ट ऑफ द फर्म बोलोगे। और बाय एनी पार्टनर, अब यहाँ बात हो रही है आपकी एनी पार्टनर की, मतलब जितने पार्टनर्स थे ABCDE सबने अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर रखा, उनमें से सब बंदों में से किसी एक पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म और फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म वहाँ पे कुछ काम कर दिया उन सारे पार्टनर्स की बजाय उस अकेले पर्सन ने, तो भी वो एक्ट ऑफ द फर्म की डेफिनेशन में आ जाएगा। और बोलता है एजेंट ऑफ द फर्म या फिर एजेंट ऑफ द फर्म है, अगर कोई भी जो पार्टनर है, जनरली हमने पहले देख लिया था कि जो भी पार्टनर होंगे वो एक दूसरे के एजेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी की जो प्रिंसिपल है उसकी एग्जिस्टेंस हो रही है। उस केस में जो एजेंट होंगे या फिर जो पार्टनर्स हैं उनने, अब जो पार्टनर है उन्होंने भी हो सकता है पर्सनली कोई एजेंट और रखा हो जिसको अथोराइज कर रखा हो स्पेशली कुछ काम करने के लिए, अगर वो भी कुछ काम कर देगा या फिर ओमिट कर देगा तो भी वो लायबिलिटी किसकी होगी, फर्म की। उसको भी आपने एक्ट ऑफ द फर्म की डेफिनेशन में डाल देना है। फिर बोलता है एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू ए राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। अब जो ये एक्ट और ओमिशन कर रहे हो इसकी वजह से या तो किसी फर्म के किसी पार्टनर को, मतलब उस पर्टिकुलर पूरी फर्म को आपने एक राइट दे दिया किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। अब A, B और C 3 पार्टनर है, उनने कुछ काम करने के लिए कोई पार्टनरशिप फर्म थी उसको क्रिएट किया हुआ है। अब उनने कुछ भी एक्ट किया, उनके एक्ट की वजह से या तो उस पूरे फर्म को राइट मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, कि अगर थर्ड पार्टी जो है उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द फर्म तो वो पूरे के पूरे सारे के जितने पार्टनर हैं आपके, जो पूरी फर्म है उसको एक राइट देगा अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी। और इन केस अगर वो फर्म के किसी भी एक पार्टनर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, उस केस में उस जो D पर्सन है उसको एक राइट
प्रोवाइड करता है ये सेक्शन, जिसके अंदर बोलता है कि उस थर्ड पार्टी को एक राइट मिलेगा अगेंस्ट द फर्म। तो ये सेक्शन आपका इन्हीं की बात कर रहा है कि कोई भी एक्ट और फर्म, एक्ट ऑफ द फर्म के अंदर क्या होगा कि कोई भी फर्म ने कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स ने या फिर उनमें से किसी एक पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म या फिर उनमें से किसी एजेंट ने फर्म के लिए कुछ काम कर दिया जो कि या तो उस फर्म को राइट दे रहा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या फिर उनकी एक्ट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को राइट दे रहा है उस फर्म के अगेंस्ट, तो वो आपका एक्ट ऑफ द फर्म के अंदर आ जाएगा। बी बोलता है बी फॉर बिजनेस, ए फॉर आपका एक्ट, बी फॉर आपका बिजनेस। अब बिजनेस कैसा, और जनरली आम भाषा में जो भी बोलते हैं ना कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है भैया, तो बोलते हैं टॉप का चल रहा है। यहाँ पे भी आपका टॉप का बिजनेस है, TOP, कौन सा, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और आपका प्रोफेशन। अब ट्रेड क्या है, कुछ भी चीज़ों को आपने खरीदा, उसके रॉ मटेरियल के लिए कुछ भी चीज़ें आप खरीद रहे हो, एज ए मतलब रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आ रहे हो, उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसको आगे आप बेच रहे हो, कुछ सामान पीछे से लेके आए आगे बेच दिया, वो आपकी ट्रेडिंग के अंदर आएगा। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इसके अंदर अलग से डिफाइन किए हुए हैं। थर्ड आपका बात कर रहे हैं प्रेस्क्राइब को, कि ऐसे रूल और रेगुलेशन जो इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं उन्हीं को आपने प्रेस्क्राइब मान लेना है, कि जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन है मेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इस एक्ट ने जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन बना दिए उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको एप्लीकेबल करना है उस पूरे एक्ट के अंदर, उसको आपने बोलना है प्रेस्क्राइब किया हुआ ना। डी आपका बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी क्या बोलता है, यूज्ड इन रिलेशन टू ए फर्म और ए पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। अब फर्म से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए जिन जिन बंदों को एंटाइटलमेंट दे रखी है वो बीइंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म है, मतलब उस फर्म के हिस्सेदार हैं, उनको छोड़ के जो भी पर्सन होंगे वो सारे के सारे आपके थर्ड पार्टी में आ गए। अब ABCD इनका एग्रीमेंट था किसके रिगार्डिंग, कुछ काम करने के लिए इन्होंने एक फर्म क्रिएट कर रखी है। अब उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ एक्ट कर दिया या फिर वो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को देख रहा था ना पीछे कि उसको कोई राइट दे रहे हो। अब जो थर्ड पार्टी है वो क्या है, द पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर इन दैट पर्टिकुलर फर्म, उस फर्म के अंदर जो हिस्सेदार नहीं है वो आपका थर्ड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। डी बोलता है एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। अब ऐसे एक्सप्रेशन जो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो आप काम करोगे उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं वो डिफाइन तो आपके नहीं कर रखे इस एक्ट के अंदर, लेकिन उनको यहाँ पे यूज़ कर रखा है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है कि एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे बंदे के साथ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है, ये वाले वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे यूज़ तो कर रखे हैं, लेकिन इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उनको डिफाइन नहीं कर रखा। जिनकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है उनको आप कहाँ से उठाओगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से उठा लाओगे। यही आपका ई पार्ट बोल रहा है। क्या बोलता है, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल हैव द मीनिंग्स एंड असाइन टू देम इन दैट एक्ट। जैसा भी वहाँ पे असाइन कर रखा है, जैसे भी तरीके से वहाँ पे यूज़ कर रखा है, सेम एज इट इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। ये आपका सेक्शन नंबर 2 था जिसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट दिया हुआ था। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 की। 3 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट नंबर 9 ऑफ द 1872। 1872 का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। बोलता है द अनरिपील्ड प्रोविजंस of the Indian Contract Act 1872 save insofar as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply to the firm। अब ये हो रहा है कि एक्ट के जितने भी प्रोविजंस अगर आपके इनकंसिस्टेंट नहीं है तो आप एज इट इज़ उनको एप्लीकेबल करते चलोगे। कि कोई ऐसा कानून जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर या तो रिपील्ड या फिर आपका विड्रॉ नहीं किया गया, लेकिन उनका क्या है कि वो 1872 के अंदर जो भी प्रोविजन जिनको अब तक आज आपने रिपील्ड या फिर इनकंसिस्टेंटली उनको नहीं हटा दिया है, लेकिन वो अपना उन चीज़ों को एक तरीके से देखा जाए तो वो वाले एक्ट, वो वाले आपके प्रोविजन जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिनको रिपील्ड नहीं किया, वो आपका रियली क्या है कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ भी, तो भी क्या होंगे वो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी उनकी हो जाएगी। अगर इनकेस वो इनकंसिस्टेंट है तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक लॉ को एप्लीकेबल करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका जनरल लॉ है, जहाँ पे अगर इनकंसिस्टेंट कुछ भी प्रोविजन आप कंटेन करोगे जो कि इनकंसिस्टेंट टू द पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग है तो आप पार्टनरशिप एक्ट को एप्लीकेबल करोगे, इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होते चलेंगे। अब सेक्शन 4 बात कर रहा है आपकी कि डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। ये हमने पीछे की एक वीडियो के अंदर कर लिया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा।
सेक्शन 4 आपका बात कर रहे हैं पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अंदर यही बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन आपके दो या दो से ज़्यादा बंदे हैं, उनका एक रिलेशनशिप है जो आपका बात कर रहा है कि यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस। अब उस बिजनेस के अंदर एक्टिव जो पार्टनर होंगे वो हो सकता है अकेला पर्सन आपका एक एक्टिव पार्टनर, बाकी सारे डोरमेंट हो सकते हैं ना कि एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करता हो या फिर सारे के सारे कलेक्टिवली कुछ काम कर रहे हैं, वो आपके उस फर्म के हिस्सेदार माने जाएंगे। वहाँ पे वो पार्टनरशिप जो फर्म है वो क्रिएट हो जाएगी। सेकंड आपके पैरे में बोलते हैं पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली द पार्टनर्स। अब वो इंडिविजुअली उन पर्सन्स को, जिनका बोला था ना अभी कि जो पर्सन्स आपके एग्री हो रहे हैं एक दूसरे के साथ एग्री हो रहे हैं कि हमने ये बिजनेस करना है, अब वो कलेक्टिवली उन सबको क्या बोलोगे, एक फर्म, कि वो उन्होंने फर्म को परफॉर्म किया है, सारे के सारे बंदे काम कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअली उनको देखा जाए तो वो क्या है, अपने आप में वो एक पार्टनर है। ये लिखा हुआ है वन अनदर आर कॉल्ड द इंडिविजुअली, वो पार्टनर कहलाएंगे, कलेक्टिवली एक फर्म कहला रहे हो, और द नेम अंडर विच दियर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। जिस नाम के अंदर उन्होंने वो फर्म जो आपकी चला रहे हैं उनको आप फर्म नेम का नाम दे दोगे। बाकी अगर डिटेल में देखना है तो इसकी वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 बोलता है पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेटस। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टेटस की वजह से कुछ बंदे मान लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपकी एक अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो भी उनका फैमिली बिजनेस है उनको एक तरीके से आप क्या बोल देते हो कि वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आपकी क्रिएट हो रखी है, लेकिन रियल में वो आपकी क्या है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो आपका सिर्फ एक फैमिली बिजनेस कहलाता है। जैसे पुराने बिजनेस जिनके चलते आ रहे हैं ना, अब 4 भाई हो गए इकट्ठे, उन्हीं एक ही बिजनेस को कलेक्टिवली चला रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो पार्टनर हो गए? नहीं जी, वो आपके पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे स्टेटस के थ्रू आपका आ रखा है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यही सेक्शन आपका 5 बोलता है द रिलेशंस ऑफ द पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। अब स्टेटस हो सकता है आपका भाइयों का स्टेटस हो, हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली बिजनेस को संभाल रहे दोनों के दोनों। अब उसको आप नहीं बोल सकते कि वहाँ पे वो दोनों पार्टनर हैं और उनका किया गया काम जो है वो आपका एक पार्टनरशिप फर्म की तरह काम कर रहा है। नहीं जी, वो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ स्टेटस के थ्रू है, वो फैमिली बिजनेस है। लेकिन इन केस आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है और उन्होंने अलग अलग जॉब पकड़ी हुई है, एक जज लगे हुए हैं, दूसरे आपके एडवोकेट हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनकी जितनी सैलरी आ रही है उनको आपने इन्वेस्टमेंट करके और एक अलग से एक फर्म क्रिएट करी है जहाँ पे वो पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग जॉब हैं, अलग अलग सैलरी को आपने उसके अंदर एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और एक नया बिजनेस आप चला रहे हो। उससे जितना बेनिफिट आएगा उसको आप आपस में शेयर कर रहे हो। किस तरीके से शेयर करोगे, या तो जो रेशियो आपने डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से, या फिर उसको 50-50 शेयर करोगे। ओनली इन दैट केस आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो रही है रिलेशनशिप के थ्रू, ना कि आपके किसी स्टेटस के थ्रू। स्टेटस के थ्रू आएगा वो आपके पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में नहीं आता होता। एंड इन द पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन ए फैमिली बिजनेस एज सच और ए बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच पार्टनरशिप। उस बिजनेस के अंदर वो बंदे क्या हैं कि हस्बैंड वाइफ आपके स्टेटस के थ्रू आ रखे हैं, ना कि वो एज ए पार्टनर की तरह। लेकिन वो एक एग्जांपल दिया ना आपको कि मैंने अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं और अपनी सैलरी को उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक नए बिजनेस के अंदर, वहाँ से जो अर्निंग आ रही है उसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हो, तो उस केस में बोल सकते हैं कि वो दोनों आपके पार्टनर्स कहला सकते हैं। उस केस में उनकी पार्टनरशिप जो फर्म है वो क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज आपकी सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उनके बीच में जो फैमिली बिजनेस है उसको रन करना कोई भी पार्टनरशिप को या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करना नहीं माना जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट अप टू सेक्शन नंबर 5। अगर इनमें कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।